My name is Rahul Kumar and I have cleared 3 times UGC NET in Code 55। जैसा कि मैंने लास्ट टाइम में आपको बताया था, लास्ट वीडियोस में बताए थे कि मैं आपके साथ एक स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ कि कोड 55 सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए, स्पेशली कोड 55 में कुछ ऐसे पार्ट हैं जिनको अच्छे से समझने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और कैसे स्ट्रेटजी बना के हम इस सब्जेक्ट को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं और इसमें JRF तक हम जा सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट हम बात करने वाले हैं आज इस सेशंस में कि इसकी जो सिलेबस का पार्ट है, जो सिलेबस है वो बहुत ही ब्रॉड है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस सिलेबस को हम कैसे इस प्लान के थ्रू इसको नैरो करके बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आज सिलेबस के बारे में। आप सबको पता होगा कि यूजीसी नेट के हर एक सब्जेक्ट में जो टोटल यूनिट होते हैं वो 10 होते हैं। 10 यूनिट होते हैं पेपर 2 में, चाहे कोई भी आपके पास सब्जेक्ट हो, 10 यूनिट हमें करना होता है। हम कोड 55 के आज 10 यूनिट के बारे में बात करने वाले हैं कि उस 10 यूनिट में हम कैसे, किस पार्ट को कितना टाइम दें, कौन कौन सा पार्ट कितना स्ट्रांगली प्रिपेयर करना चाहिए जिससे कि हमारा क्लियर हो सके। मैंने अपने 3 बार के नेट क्लियर करने के जर्नी में जो एक्सपीरियंस लिया, जो मुझे एक्सपीरियंस मिला, वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो प्लीज इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, और क्योंकि अगर आप बीच में इसको स्किप करेंगे तो आपको समझ में बिल्कुल नहीं आने वाला कि क्या इसके अंदर चल रहा है। थैंक यू सो मच फॉर लास्ट तक बने रहने के लिए। चलिए हम बात करते हैं हर यूनिट के बारे में। सबसे पहला जो यूनिट होता है यूनिट 1, इसके बारे में बात करें। यूनिट 1 जो हमारा है इस सब्जेक्ट में कोड 55 में, वो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, POM एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, इस बात को जरूर समझना पड़ेगा। हम ये मान के चलते हैं कि ये सबसे इजी यूनिट है, सबसे आसानी से ये हम प्रिपेयर कर सकते हैं, बट मैं ये खुद मानता हूं पर्सनली ये सबसे डिफिकल्ट और टफ यूनिट है। हमने बोल दिया प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, बट हम इसके बारे में आगे कुछ बातें नहीं करते। हम ये मान लिए कि प्रिंसिपल और मैनेजमेंट के प्रिंसिपल से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन अगर आप ध्यान से सिलेबस देखोगे तो इसमें कम से कम 8 से 10 डिफरेंट थिंकर्स के मैनेजमेंट थॉट है। क्या है मैनेजमेंट थॉट्स? जैसे फॉर एग्जांपल FW टेलर, फ्रेडरिक विंसलो टेलर, हेनरी फ्योल, मैरी पार्कर फॉलेट, चेस्टर बर्नार्ड, इतने सारे अलग अलग थिंकर्स हैं और वो ये दुनिया के अलग अलग कोने में बैठकर इन्होंने अलग अलग तरीके के डिफरेंट कंट्रीब्यूशन दिए मैनेजमेंट में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं FW टेलर का, फ्रेडरिक विंसलो टेलर, तो यहाँ पे काफी लोगों को ये पता नहीं होगा कि फ्रेडरिक विंसलो का जो एक्सपेरिमेंट, चलो सबको पता है कि फ्रेडरिक विंसलो ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उसने बताया कि साइंटिफिक तरीके से रिसर्च, साइंटिफिक तरीके से मैनेजमेंट को कराना चाहिए काम। लेकिन पेपर में ये क्वेश्चंस कभी नहीं पूछेगा कि ये इनको हम फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं, लेकिन पेपर में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। इतना सिंपल क्वेश्चन कभी नहीं आता। हम बस ये जानते हैं कि हमें FW टेलर पढ़ लिया, 2-4 इसके पॉइंट्स पढ़ लिए, हो गया। इसकी बहुत डेप्थ में जाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल पेपर में क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि फ्रेडरिक विंसलो का घर कहाँ है, ये कहां से बिलोंग करते थे, इन्होंने जिस आयरन कंपनी में अपना एक्सपेरिमेंट किया वो आयरन कंपनी किससे रिलेटेड था, कहां पे था। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। जैसे इन्होंने अपना आयरन कंपनी का एक्सपेरिमेंट था बेथलम स्टील प्लांट में था, अभी क्वेश्चन डायरेक्ट आता है बेथलम, अब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। अब इसके साथ मैच द फॉलोइंग आ जाएंगे कि एक तरफ लिखा होगा FW टेलर और सामने आपको मैच करना है कि इनका एक्सपेरिमेंट किस फैक्ट्री में हुआ था। तभी मैं बोलता हूं कि यूनिट 1 इज सो डिफिकल्ट, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, बट नो प्रॉब्लम, मैं आपको सारे नोट्स प्रोवाइड करूंगा। जो भी जितने भी मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, एक एक पॉइंट को आपको पूरी बुक में जाने की जरूरत नहीं है, पूरा बुक देखने की जरूरत नहीं है। मैंने सबके नोट्स बना रखे हैं, वो आपको अवेलेबल मिल हो जाएंगे PDF के फॉर्म में, सॉफ्ट कॉपी आपको मिल जाएंगे, और आप हार्ड कॉपी चाहो तो आप हार्ड कॉपी भी आकर यहाँ से ले सकते हो। दूसरी बात हम करने वाले हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल इसमें एक शब्द आता है हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल, अब हम मान के चल रहे हैं कि हेनरी फ्योल जो साहब थे उन्होंने 14 प्रिंसिपल दिया, लेकिन एग्जाम में कभी ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि हेनरी फ्योल के वो 14 प्रिंसिपल क्या है, उससे रिलेटेड हम बात ही नहीं कर सकते।
ये एमबीए करने के लिए, पीजी करने के लिए काफी है कि आपको हेनरी फ्यूल के 14 प्रिंसिपल याद होने चाहिए। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि हेनरी फ्यूल कहां से बिलोंग करते थे, उनका घर कहां था। ऐसे क्वेश्चन वो पूछते हैं नेट में, वो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आया कि हेनरी फ्यूल के 14 प्रिंसिपल के बारे में मुझे बताइए। हेनरी फ्यूल ने एक वर्ड यूज किया था, इसका नाम था कमांड। ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में कि हेनरी फ्यूल ने जो वर्ड यूज किया उसका क्या नाम है। ऑप्शन 4 लिखा होगा, कमांड, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशंस, कॉन्सेप्चुअल वर्ड, ऐसे कुछ लिखे होंगे, आपको टिक लगाना होगा कमांड पे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट ट्रिक हैं जो कि आपके पेपर में हेल्प करेंगे। ऐसे बहुत सारे थिंकर्स होते हैं जिनके बारे में हमें यूनिट 1 में स्टडी करना होता है। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में। बहुत ही आसानी से हम समझ जाते हैं कि मैनेजमेंट के 4-5 फंक्शन हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। लेकिन इस प्लानिंग में भी कितने तरह के प्लान होते हैं, और उस प्लान को बनाने के लिए जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, उसके जो स्टेजेस होते हैं, पेपर में क्वेश्चन वहां से आते हैं। जैसे प्लान दो तरीके के हमारे हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म प्लान, लॉन्ग टर्म प्लान। अब शॉर्ट टर्म प्लान में कौन कौन से टर्म फैक्टर्स आएंगे और लॉन्ग टर्म प्लान में कौन कौन से फैक्टर्स आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने शॉर्ट टर्म प्लान बनाया तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है, बजट। पैसा रहेगा तभी तो शॉर्ट टर्म प्लान बनेगा। लॉन्ग टर्म प्लान में हम उस चीज को मैनेज ही नहीं करते, डालते ही नहीं। वैसे ही क्वेश्चन बनता है कि डायरेक्शन के आप प्रोसेस बताइए। डायरेक्शन का प्रोसेस डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में आता है कि व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ डायरेक्शन। कौन से वो साइकिल है जो डायरेक्शन के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। आपको बताना पड़ेगा कि डायरेक्शन में हमारा सुपरविजन होना चाहिए, कम्युनिकेशंस होने चाहिए, मोटिवेशंस होने चाहिए, लीडरशिप होने चाहिए, तब जाके वो डायरेक्शन का साइकिल कंप्लीट होता है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत। ऐसे ही डायरेक्शन के बाद हमारा प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजेशन आता है। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है कि इसके अंदर में अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑथोरिटी, डेलीगेशंस, स्पैन ऑफ कंट्रोल, नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल, वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल, ये सारे टर्म्स हमें पढ़ने को इसमें मिलेंगे। तो ये यूनिट 1 का अगर हम बात करें वेटेज ऑफ क्वेश्चंस की, तो कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, मैच द फॉलोइंग के थ्रू भी आ सकते हैं। और इसमें एक बात मिसिंग है, जितने भी ऑथर्स हैं, जिनके मैंने थिंकर्स का नाम लिया और इधर इनका नाम लिया, इनके लिखे हुए सारे बुक्स, इनफैक्ट कुछ ऐसे बुक्स भी हैं जो इन्होंने लिखा भी नहीं है लेकिन किसी दूसरे थिंकर्स ने लिखा हुआ, उसके भी क्वेश्चन आ जाएंगे। जैसे ओलिवर सेल्डन, ये हमारे सिलेबस में नहीं पार्ट है, लेकिन ओलिवर सेल्डन से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि यूनिट 1 जो है ना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह है। ये डायरेक्ट कुछ नहीं है सिलेबस में, लेकिन इनडायरेक्ट बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं, अब हम बात कर रहे हैं यूनिट 2 के बारे में। यूनिट 2 जो हमारा है वो कैसा है, उसकी क्या डिमांड, उसमें क्या स्ट्रेटजी हो सकती है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि आज हम सिलेबस पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो यूनिट 2 पे हम बात कर रहे हैं। यूनिट 2 है हमारा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब हमने एमबीए के ड्यूरेशन में या अपने पीजी के ड्यूरेशन में हमने पढ़ा है कि एचआरएम क्या होता है, लेकिन इसमें हमें बहुत कुछ पढ़ना होगा एक्स्ट्रा। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के अलावा भी बहुत कुछ पढ़ना है। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमें देखना होगा एचआरपी, फिर हम देख सकते हैं जॉब एनालिसिस। इन सब के प्रोसेस भी आते हैं पेपर में, पूरा सीरीज में याद होना चाहिए, सीरीज को मैच कराना होगा। फिर हमारा टर्म आता है एचआरपी, जॉब एनालिसिस, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, जेएस एंड जेडी, ये पेपर में बन के आते हैं। इसके अलावा इसमें क्वेश्चन जो बनते हैं वो हमारे बनते हैं कि जो भी हमने रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के प्रोसेस यूज किए वो कौन से हो सकते हैं। अब हमें पता है कि सिलेक्शन के 5-6 स्टेजेस होते हैं। जहां सिलेक्शन हो जाता है, पहले हम एप्लीकेशन लेते हैं, फिर उसको स्क्रूटनी करते हैं, फिर उसके एग्जाम्स लेते हैं। अब प्रॉब्लम यही आती है कि वो एग्जाम्स जो होते हैं, किसी भी तरीके का पेपर होता है, वो बहुत डिफरेंट टाइप का होता है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी होता है, प्रोजेक्टिव टेस्ट भी होता है, सब्जेक्टिव टेस्ट भी होता है। पेपर में ये क्वेश्चन आते हैं कि ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, प्रोजेक्टिव, इनमें क्या क्या डिफरेंस है। जैसे कि होल्टमैन टेस्ट, अब ये सारे टर्म्स आपको एमबीए में नहीं मिलने को मिला होगा। इंक ब्लॉक टेस्ट, एक और टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं असूफा, ASUFA, असूफा। एक और टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं बेल्विन टेस्ट।
सोफा होता है स्पेशली सुपरवाइजरी नेचर के लिए, जो भी किसी फैक्ट्री में कोई भी अगर काम कर रहा है वो हमारा ये टेस्ट करता है। तो डिफरेंट डिफरेंट के टेस्ट होते हैं, ये हमें अपने क्लियर करने होते हैं। ध्यान से समझना। यूनिट 2 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में, जिसमें हम एचआरपी, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, जॉब एनालिसिस, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, इंडक्शन, ओरिएंटेशन, ट्रांसफर, प्रमोशंस, इनको स्टडी करते हैं। साथ ही साथ इसमें हम जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब सिंप्लीफिकेशंस एंड सबसे इंपॉर्टेंट है जॉब का इवैल्यूएशंस करना। देयर आर 4 स्टेजेस, और जॉब का इवैल्यूएशन करने के 4 स्टेजेस होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं, वो भी पेपर में क्वेश्चन आते हैं। तो हमें जॉब इवैल्यूएशंस वगैरह के बारे में हम डिस्कस करना है। ये यूनिट 2 का पार्ट होगा। मैं आपको डिटेल में नहीं करा रहा अभी फिलहाल, मैं सिर्फ आपको वो सारे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। अच्छा, यूनिट 2 से कम 8 से 10 क्वेश्चंस आते ही आते हैं, डायरेक्ट आएंगे, 100% आएंगे, और 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे। अब हम बात करें यूनिट 3 के बारे में। यूनिट 3 यूनिट 2 का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है। आप सिलेबस के अकॉर्डिंग मत देखिएगा, सिलेबस में इस बार थोड़ा सा चेंजेस किया है, जिसमें मर्ज कर दिया है काफी एरिया को। हम यूनिट 3 ऐसे समझेंगे कि इसमें क्या क्या हमें करना है। सबसे पहले जब हमारे, इसको ऐसे समझिए, जब कोई एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लेता है, ज्वाइन करने के कुछ समय के बाद हम क्या करते हैं, उसका परफॉर्मेंस देखते हैं कि उसका परफॉर्मेंस कैसा है। अगर उसका परफॉर्मेंस उस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग फुलफिल कर रहा है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अगर फुलफिल नहीं कर रहा है तो हम क्या करेंगे, परफॉर्मेंस अप्रेजल के बाद हम उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। यही पार्ट है एचआरडी का, इसमें हम क्या करते हैं, उसको ट्रेनिंग देते हैं। अब हमने अपने एमबीए में और पीजीडीएम में, एमएसडब्ल्यू में सिर्फ ये पढ़ा है कि ट्रेनिंग दिया जाता है। ट्रेनिंग के बाद होने वाले इवैल्यूएशन को तो हम जानते ही नहीं है। जो ट्रेनिंग हो गया उसके बाद हम इवैल्यूएशंस करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर आर 9 टाइप ऑफ डिफरेंट इवैल्यूएशंस ऑफ ट्रेनिंग। इसके अलावा ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के अलग अलग नेम है, अलग अलग कंट्रीज में, उससे पेपर आते हैं, उससे ज्यादा पेपर में क्वेश्चन आते हैं। तो हमें पूरा परफॉर्मेंस अप्रेजल देखना है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देखना है, ट्रेनिंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के सारे पार्ट्स हम कवर करेंगे। इसके अलावा परफॉर्मेंस अप्रेजल में ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस अप्रेजल, और जो लेटेस्ट मॉडर्न चल रहा है उसमें जैसे 360 डिग्री, और जो डिफरेंट टाइप की जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है। मॉडर्न तो वैसे पेपर में बहुत कम आता है, एक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से क्वेश्चंस आते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं वो मॉडर्न से आते हैं, जैसे कि बार्क है, BARS, बिहेवियर एंकर रेटिंग स्केल्स, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो और इसके अलावा MBO है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, जो पीटर ड्रकर ने इस टर्म को दिया था। तो इन सब चीजों को हमें देखना होगा। ये हमारा पार्ट किस में आ जाएगा, HRD में आ जाएगा। और HRD में एक और नया टर्म ऐड हो गया है कि आपको इंटरनेशनल लेवल पे भी जाकर कुछ देखने होंगे HRD के कॉन्सेप्ट। साथ ही साथ आपको करियर मैनेजमेंट पे भी फोकस करना है। करियर मैनेजमेंट, जैसे कि सैमुअल लंदन, ये थिंकर हैं, इनके क्वेश्चन खूब आ रहे हैं आजकल पेपर में, तो आपको इस पे भी फोकस करना है। थोड़ा बहुत अच्छे समझो। कुछ पार्ट ऐसे भी हैं जो कि आपके सिलेबस में मेंशन बिल्कुल नहीं है। मैं तभी बोलता हूं कि अगर आपने, मैं हर स्टूडेंट को अपने ये समझाता हूं कि अगर आपने यूजीसी नेट का पूरा सिलेबस पढ़ भी लिया तब भी आपका नेट क्लियर नहीं होगा, क्योंकि सिलेबस के बियॉन्ड जाके बहुत सारे क्वेश्चंस इस सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं। अगर आपने पूरा सिलेबस अच्छे से कवर कर लिया फिर भी आपका नेट नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जांपल समझो, एक टॉपिक है जिसका नाम है TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। आप पूरे सिलेबस में देखिएगा ये वर्ड कहीं नहीं लिखा है, लेकिन पेपर में क्वेश्चन आते हैं। एक टॉपिक हमारा है QC, क्वालिटी सर्किल, पूरे सिलेबस में कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं निश्चित तौर पे। एक और हमारा टॉपिक है बेंचमार्किंग, सिलेबस में कहीं नहीं है लेकिन क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं। डियर स्टूडेंट, मैं बताना चाहता हूं कि इस वाले टर्म्स की तरह ही बहुत सारे ऐसे कम से कम 30-40 ऐसे टॉपिक हैं, टर्म्स हैं जो सिलेबस में कहीं मेंशन नहीं, लेकिन फिर भी वो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ये मैंने अपने 3 साल के जर्नी में ये फील किया कि इसका प्रिपरेशन करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिलेबस तो हम करेंगे ही, साथ साथ ये करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन पूछा जाएगा बेंचमार्किंग क्या होता है, क्वालिटी सर्किल क्या होता है, TQM क्या होता है, इसको देने वाले बंदे का नाम, इसका नाम। इसके अलावा HRD का फादर कौन है, HRD का को एस्टैब्लिश करने वाले बंदे का नाम बताइए। सबसे पहले BHEL से क्वेश्चन पूछते हैं ये लोग, SBI बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। ये सारे टर्म्स आपको यूनिट 3 में देखने को मिलेंगे।
एंड मैं आपको ये टॉपिक इतने अच्छे से कराऊंगा स्टूडेंट की, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा इनोवेटिव टॉपिक है। सबसे पहले 1982 में HRD सिस्टम को भेल में इम्प्रूव किया गया, फिर बैंक्स कैसे आए, बहुत सारे इसमें टर्म्स आपको मिलेंगे। इसमें कुछ पैरेटो एनालिसिस नाम का एक वर्ड आएगा जो आपके सिलेबस में कहीं नहीं है, लेकिन वो पेपर में क्वेश्चन उससे बनते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं फोर्थ यूनिट के बारे में। इससे भी आपके एग्जाम में इस थर्ड यूनिट से भी 8 से 10 क्वेश्चन, थोड़े से कम आ सकते हैं, 7 से 8 क्वेश्चन आ सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं अपने फोर्थ यूनिट के बारे में। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग यूनिट है मेरा, वन ऑफ द माय फेवरेट यूनिट, यूनिट 4, जिसको सारे स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा हल्के में और कैजुअल तरीके से लेके चलते हैं। इसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है उसको ध्यान से समझो। सबसे पहले पर्सनालिटी, परसेप्शन, एटीट्यूड, स्ट्रेस मैनेजमेंट और लीडरशिप, मोटिवेशंस एंड चेंज मैनेजमेंट। ये मैंने मेन टॉपिक का नाम बता रहा हूँ, पर्सनालिटी, परसेप्शन, एटीट्यूड, स्ट्रेस मैनेजमेंट, लीडरशिप, मोटिवेशन, चेंज मैनेजमेंट। ये अभी मैंने आपको 8 टॉपिक बताए, ये सिर्फ और सिर्फ मेन टॉपिक है, इसके बाद भी इसके सब टॉपिक बहुत है। फॉर एग्जांपल समझो, लीडरशिप में कम से कम आपको 15 से ज्यादा थ्योरीज पढ़ने को मिलेंगे। मोटिवेशन अलग से अपने आप में 14 थ्योरी को लेकर चलता है। कंटेंट थ्योरी और प्रोसेस थ्योरी, कंटेंट थ्योरी होता है उसमें प्रोसेस थ्योरी होता है। मोटिवेशन आपको लगभग 14 थ्योरी में कवर करना है। चेंज मैनेजमेंट में 10 से 12 थ्योरी है। स्ट्रेस मैनेजमेंट के फादर के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, और पर्सनालिटी, परसेप्शन और एटीट्यूड से 2 क्वेश्चन हर बार एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक जो दिख रहा है ना कि ओबी में हमें सिर्फ ये बड़े बड़े सब हेडिंग दिख रहे हैं, इसके अंदर है बहुत सारे सब पॉइंट। अगर हम बात करें पूरा फोर्थ यूनिट का, तो इसमें कम से कम 50 से 60 थ्योरीज आएंगे ही आएंगे, और ये आपको स्टडी पूरा करके जाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इस यूनिट की खूबसूरती क्या है, इसको आप अपने पर्सनल लाइफ से रिलेट करके कर सकते हो। इसमें कुछ स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, पर्सनल लाइफ से रिलेट करो। जैसे कि क्लेटन अल्डोफर ने थ्योरी दिया, आप पर्सनल लाइफ से रिलेट कीजिए। ERG थ्योरी, एग्जिस्टेंस रिलेटेडनेस ग्रोथ, आपको पर्सनल लाइफ से रिलेट करना है उसको, उसमें आपको डिटेल में नहीं जाना, आप अपने पर्सनल लाइफ से रिलेट करो और आप आसानी से इसको क्लियर कर लो। इससे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, हर बार 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, 10 से कम तो आ ही नहीं सकते, हर बार 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे। और ये वन ऑफ द माय फेवरेट यूनिट, इसके भी मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। आपको अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको मेरा नोट्स कवर करना है, मेरे क्वेश्चंस, मेरे मॉडल टेस्ट पेपर में आपको देखना है। ओके, अब हम बात कर रहे हैं, अब यहां से जो कहानी है वो बदल जाएगी। अभी तक हमने बात किया प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, लेकिन अब जो हम बात करने वाले हैं वो टोटली डिफरेंट होने वाला है। उसका नाम है इस यूनिट का इंडस्ट्रियल रिलेशन, IR, जिसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन। इंडिया में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पे सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल रिलेशन से ही PG होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन होता है। वो सारे स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी उनके पास भी है। समझिए इसके अंदर जो क्वेश्चन कैसे आते हैं, बाईपार्टिज्म, ट्राईपार्टिज्म, कलेक्टिव बार्गेनिंग CB, और ट्रेड यूनियन, ये सारे क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं। ये इतना ब्रॉड एरिया है कि इसको मैं एक 10 सेकंड 20 सेकंड में बता नहीं सकता, इनफैक्ट कोई नहीं बता सकता, ये बहुत ब्रॉड एरिया है। इसमें ऐसे बहुत सारे टर्म्स आएंगे जो आपके लाइफ के साथ पहली बार आ रहे होंगे, जैसे कोड ऑफ कंडक्ट। चलो एक बात मेरे माइंड में आ गया, कोड ऑफ कंडक्ट। अब पेपर में हम लोग क्या करके जाते हैं, बेसिकली सिलेबस में लिखा है कोड ऑफ कंडक्ट, हम क्या करके जाते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए, इसके प्रिंसिपल पढ़ लिए, इसका बेनिफिट पढ़ लिया, पेपर में से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, कहीं से नहीं आएगा। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे घुमा जाएगा कि कोड ऑफ कंडक्ट जो नियम कानून बनाए गए हैं वो किस ईयर में बनाए गए। आपको क्या याद रखना है, 1958। आपको ये याद रखना है कि कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो 1958 में है। दूसरा क्वेश्चन ये से पूछा जाएगा कि कोड ऑफ कंडक्ट को लगाने में सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किसका था, गुलजारी लाल नंदा, GL नंदा।
ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये बहुत वास्ट एरिया है। अच्छा, मैंने ट्रेड यूनियन वर्ड लिखा है, तो ट्रेड यूनियन में आपको ट्रेड यूनियन के हर एस्पेक्ट को समझना होगा। सबसे पहले कि ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, ये आपको अच्छे से क्लियर करने हैं। उसके सारे एक्ट अच्छे से क्लियर करने हैं। इसके शेड्यूल्स आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ट्रेड यूनियन की जितनी भी सब पॉइंट है, जैसे 2G 2H, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा ट्रेड यूनियन में एक सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि सिलेबस में मेंशन नहीं है, बस एक छोटा सा वर्ड लिखा है, इवोल्यूशंस। ट्रेड यूनियन आया कहां से? इसके अंदर में प्रॉपर तरीके से आपको 1881 से, या और पहले चले जाते हैं, 1875 से लेकर हाल फिलहाल तक जो 2022 चल रहा है, पूरी हिस्ट्री आपको पढ़नी होगी। 1875 में सबसे पहले फैक्ट्री एक्ट का कमीशन आया था, और सबसे पहले फैक्ट्री एक्ट 1881 में एप्लीकेबल हुआ था। और वहां से लेकर 2022 तक के बीच में जितने भी इंसिडेंट हुए हैं, 2029 का स्प्लिट हो गया, नागपुर सेशन हुआ, 1929 का नागपुर सेशन हुआ, 1931 का सेशन हुआ, जितने भी सेशंस हुए, 1920 में AITUC बना, जो भी मद्रास लेबर यूनियन बना, ऐसे सबके नाम, अहमदाबाद टेक्सटाइल एसोसिएशन, जितने भी इस तरह के एसोसिएशन यूनियन बने, कई बार टूट गए, टूटने के बाद फिर दोबारा मर्ज हुए, उसमें किसका कितना कंट्रीब्यूशन था, वो सबको पता होना चाहिए। ये 150 साल का हिस्ट्री से क्वेश्चन हर हाल में पूछा जाएगा। और ये 5 क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपके पेपर में आएंगे। जैसे कि एक बंदे का नाम मुझे याद आ रहा है, रैंडीव बहुत फेमस थे। उन्होंने एक ट्रेड यूनियन बनाया जिसका नाम था रेड ट्रेड यूनियन, थोड़ा डिफरेंट टाइप का। आपको पता होना चाहिए RTUC क्या होता है, रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, आपको पता होना चाहिए। वैसे बहुत सारे ट्रेड यूनियन बनाए गए 150 साल में, और उसके बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए। इसी बीच में कुछ ऐसे टर्म्स भी हैं जो बिल्कुल डिफरेंट थे, जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा मैं आपको थोड़ा सा बस बता रहा हूँ, बाकी आपको नेक्स्ट जब क्लासेस चलेंगी तो आपको उसमें और क्लियरिटी मिल जाएगी। ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर उन सभी स्टूडेंट के लिए जिनको 2022 के जुलाई वाले सेशन में पेपर देना है, जिनका MBA 4th सेमेस्टर चल रहा है, जिनका PGDM 4th सेमेस्टर चल रहा है, जिनका MSW 4th सेमेस्टर चल रहा है, या वो सभी स्टूडेंट जिनका अभी नेट नहीं हो पाया इस वाले साइकिल में, सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब हम बात करते हैं यूनिट 6 के बारे में। यूनिट 6 जो हमारा है वो सबसे थोड़ा सा डिफरेंट है। यूनिट 6 जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, यूनिट 6 जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है, और कहीं ना कहीं इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट वाले इश्यूज बहुत हैं। जैसे लेबर कभी स्ट्राइक कर देता है, तो वो स्ट्राइक से पहले कौन कौन से रूल्स लगेंगे, कौन कौन से प्रिंसिपल्स पे वर्क करेंगे। कभी कभी एम्प्लॉयर स्ट्राइक कर देता है, तो हम उसको लीगल लैंग्वेज में स्ट्राइक नहीं कहेंगे, हम उसको लॉकआउट कहेंगे। तो सारे टर्म्स, स्पेशली मैं बोलूं तो आईटी एक्ट 1947 और स्टैंडिंग एक्ट, ये दोनों ही हमें पढ़ने हैं। स्टैंडिंग एक्ट और आईटी एक्ट बहुत डिटेल्स में इसमें करने हैं, इसके बिना तो हो ही नहीं सकता। स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट जो हमारा है 1946 का, वो करना है, और इसमें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट हमें अच्छे से इसको क्लियर करना है। देखो बारी बारी से मैं आपको समझाते जा रहा हूँ इसलिए क्योंकि ना इसमें टोटली जो अगर हम बात करें कोड 55 में, वो टोटल जो एक्ट हमें करने हैं वो करने कितने, 15। अगर आप चाहो तो एक दो एक्ट को स्विच कर सकते हो, मतलब उसको आप नहीं कवर कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम आपको 12 से 13 एक्ट ऐसे होंगे जहां से मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस आएंगे। और क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं आते हैं, इसके सेक्शन सब सेक्शन तक भी जाना पड़ता है किसी किसी एक्ट में। हर एक्ट को पढ़ने का एक अलग स्ट्रेटजी है, हर एक्ट को क्लियर करने का स्ट्रेटजी है। किसी एक्ट में क्वेश्चन जो है वो शेड्यूल से आते हैं, किसी एक्ट में क्वेश्चन फाइन से आते हैं, जैसे ट्रेड यूनियन में फाइन से आता है, फैक्ट्री में शेड्यूल से आता है। किसी एक्ट में आपको बेसिक क्लियर करने पड़ते हैं, किसी एक्ट में ऊपर ऊपर से भी कर सकते हो। हर एक्ट का साइज भी अलग है, कोई पहले आया कोई बाद में आया, सबके आने के पीछे रीजन भी अलग अलग था। जैसे चाइल्ड लेबर एक्ट, उसको पढ़ने का अलग तरीका है। और हर एक्ट को कवर करने के बाद जो उसमें अमेंडमेंट हुए हैं हाल फिलहाल में, जैसे ग्रेचुटी का अमेंडमेंट हुआ कि 20 लाख तक ग्रेचुटी मिलेगा,
बोनस का अमेंडमेंट हुआ, तो वो सबको भी क्लियर करते चलना पड़ेगा। ठीक है, 7th यूनिट और 8th यूनिट दोनों जो यूनिट है, ये सिर्फ और सिर्फ यूनिट 7 और यूनिट 8, ये दोनों यूनिट सिर्फ और सिर्फ लेबर लॉ के बारे में बात करते हैं। हालांकि इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हैं। पहला इंपॉर्टेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस और दूसरा इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयर एसोसिएशंस, एम्प्लॉयर यूनियन। ये बिल्कुल न्यू टॉपिक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में बेसिकली दो तरफ से क्वेश्चंस आते हैं, फंडामेंटल राइट से और डीपीएसपी से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी से। लेकिन स्टूडेंट कंफ्यूज आते हैं कि कितने सारे डीपीएसपी हैं, कितना याद करें। आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 के बीच में डीपीएसपी सब क्या सब पढ़ना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। कुछ ऐसे डीपीएसपी जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड ही नहीं है, जैसे ग्राम पंचायत, आर्टिकल 14 में आता है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत से हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो हम ग्राम पंचायत को स्विच कर सकते हैं। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, ऐसे कुछ ट्रिक होते हैं, स्ट्रेटजी होती है जिसको हमें छोड़ना होता है। देखो, यूजीसी नेट क्लियर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फंडा क्या है कि क्या पढ़ना है हमें, क्या स्टडी करना और क्या स्टडी नहीं करना। इन दोनों के बीच का जो गैप पता चल जाए ना, तो उसी अटेम्प्ट में पेपर क्लियर हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि डीपीएसपी में आर्टिकल 40 होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो बोलता है ग्राम पंचायत, जिसको हमें नहीं स्टडी करना। अब हम उसको फालतू में पढ़ते हैं। 43 इंपॉर्टेंट है, वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। अब 43 इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वो एक किसी दूसरे अमेंडमेंट से उसको ऐड किया गया, 43A में लाकर उसको डाला गया। तो पेपर में एक क्वेश्चन आता है कि किस ईयर में, 1976 की हालांकि ये बात है, 1976 की बात है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बन के उसमें आते हैं, पुट अप होते हैं। तो आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करना। हालांकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी ऐड हो गया है, कंकरेंट लिस्ट। पूछा जाता है कि वो अब कंकरेंट लिस्ट में भी सिर्फ लेबर से रिलेटेड कंकरेंट लिस्ट, कौन सा शेड्यूल में कंकरेंट लिस्ट आता है? कंकरेंट का मतलब वो होता है जिसमें स्टेट और सेंट्रल दोनों का कंट्रीब्यूशन हो जाए। ठीक है, कुछ ऐसे पावर होते हैं जो सिर्फ स्टेट के पास होते हैं, कुछ ऐसे पावर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होते हैं, और कुछ ऐसे पावर जो सेंट्रल और स्टेट दोनों के पास होते हैं रिगार्डिंग लेबर। ठीक है, बाकी टॉपिक पे बात नहीं कर रहे, सिर्फ लेबर से रिलेटेड बात कर रहे हैं। अब इस कंकरेंट लिस्ट को किस शेड्यूल में रखा गया, पेपर में क्वेश्चन आता है 7th शेड्यूल में जैसे रखा गया। अब हम इसमें कंफ्यूज जाएंगे, उसमें लिखा होगा शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो आपको टिक लगाना होगा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। या फिर डायरेक्ट आ जाएगा 6, 7, 8, 9, तो आपको लगाना होगा टिक 7 पे। ये एक ट्रिक होता है पेपर में क्लियर करने का। इसके अलावा एम्प्लॉयर एसोसिएशन, इस पर हम बात ही नहीं कर पा रहे थे, टाइम नहीं हमारे पास, लेकिन थोड़ा सा 2 मिनट बस डिस्कस कर रहे हैं कि एम्प्लॉयर एसोसिएशन का मतलब होता है कि वो सारे एसोसिएशन जिसमें वर्कर काम नहीं कर रहे हो, जिसमें मैनेजरियल लेवल के लोग काम कर रहे हो, उनका एसोसिएशन। जैसे कि फिक्की, FICCI, एसोचैम, एसोसिएशन ऑफ चैम्बर एंड कॉमर्स ऑफ इंडिया, एसोचैम के बारे में बात कर रहे हैं। और जैसे कि AIOE, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स, जैसे AIMO, ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, AIMO, M विश्वेश्वरैया ने इसको सबसे पहले एस्टैब्लिश किया था 1941 में। इस बार पेपर में क्वेश्चन भी आया था कि AIMO का फुल फॉर्म क्या होता है और किस ईयर में आया था, 1941 में आया था। ये सब चीज पता होना चाहिए कि और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इनके प्रेसिडेंट जो करंट में इस समय बन रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। ये इसका एक फंडा है कि आपको उसको इसकी तैयारी के लिए आपको गूगल का थोड़ा सा हेल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि डायनेमिक नहीं है। तभी मैं बार बार बोलता हूँ, कोड 55 को क्लियर करना है तो आपको स्टैटिक्स भी पढ़ने पड़ेंगे और आपको डायनेमिक्स भी पढ़ने पड़ेंगे। डायनेमिक्स का रूल तरीका मैं आपको बता दूंगा कि कैसे वो क्लियर होते हैं। इनफैक्ट मैं खुद ही प्रोवाइड आपको कर दूंगा, आपको करने की जरूरत भी नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो यूनिट हमारा, यूनिट 9 एंड यूनिट 10। यूनिट 9 एंड यूनिट 10 हम दोनों को साथ में लेकर चल रहे हैं, यूनिट 9 और 10 को, बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि दोनों यूनिट एक दूसरे के सिमिलर है, एक दूसरे के साथ चलते हैं। और 9th यूनिट स्पेशली जो हमारा है वो वेलफेयर के बारे में, एम्प्लॉय वेलफेयर। और 10th यूनिट जो है वो एम्प्लॉय, 10th यूनिट हमारा क्या है, लेबर मार्केट के बारे में। एम्प्लॉय वेलफेयर से रिलेटेड कम से कम 15-20 थ्योरीज होते हैं, और लेबर मार्केट के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, उसको हमें कवर करना होगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इसमें मैंने मिस कर दिया कि ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। सबको ये पता होता है कि ILO की एस्टैब्लिशमेंट 19 अप्रैल 1919 को हुई, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से पूछे जाएंगे। जैसे ये पूछा जाएगा कि ILO में इंडिया ने
कब अपने आप को इन्वॉल्व कराया, आईएलओ के कोर कन्वेंशन कितने हैं और उस कोर कन्वेंशन में इंडिया ने कितने को रेटिफाइड नहीं किया, उसका नाम क्या, उसका ईयर पूछा जाए। तो बहुत डिटेल में जाके हमें आईएलओ भी करना, तो बहुत ज्यादा डिटेल में जाना होता है। जैसे करंट टाइम में आईएलओ का प्रेसिडेंट कौन है, आईएलओ के जो 3 बॉडीज होते हैं उस 3 बॉडीज के कब कब कौन कौन प्रेसिडेंट बने, बहुत डिटेल्स में आपको ये क्लियर करना होगा। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि लेबर वेलफेयर, लेबर मार्केट, ये थोड़ा अलग टॉपिक है, डिफरेंट है, हमारा पीजी में मिलता भी नहीं स्टडी करने को। इनमें आज मैं इस पे अब ज़्यादा डिटेल नहीं कर रहा क्योंकि वैसे भी वीडियो बहुत लेंथी हो गया होगा। इसके बाद जो मेरी वीडियो आएगी वो मैं आपको लेबर वेलफेयर और लेबर मार्केट की किसी एक टॉपिक पे मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, एक छोटा सा डेमो क्लास मैं आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड करूंगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर दें और वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, और अपने जितने भी फ्रेंड सर्किल है जिन जो यूजीसी नेट कोड 55 में प्रिपेयर करना चाहते हैं उनको ये वहां तक अवेयर करें। थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ भी कमेंट करना है, कुछ क्वेश्चन पूछना, आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई योर ऑल कमेंट्स। थैंक यू सो मच ऑल द व्यूअर्स एंड ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।